नमस्कार, आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 12 मई 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। ये क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक रहने वाली है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास के प्रमुख विषयों को। हम लोग सबसे पहले देखेंगे लद्दाख से सबक नामक एक एडिटोरियल को। इसके अंदर में लेखक ने इस विषय पर ध्यान केंद्रित किया है कि कैसे लद्दाख के अंदर में भारत और चीन के बीच जो फेस ऑफ हुआ था, जो प्रॉब्लम्स हुई थी, वो क्या क्या सबक लेकर के आती हैं नई दिल्ली के लिए, इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके बाद यरूशलम विवाद बहुत चर्चा में है इस समय, तो क्या है पूरा इसका घटनाक्रम, इसकी पृष्ठभूमि, इसे समझने की कोशिश करेंगे। नेपाल में वर्तमान घटनाक्रम और भारत पर असर। जैसा कि हम देख रहे हैं, नेपाल एक राजनीतिक रूप से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में नेपाल, भारत और चीन का जो त्रिकोण यहां पर बनता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आर्थिक सुधारों के 30 साल 1991 से लेकर 2021, इन दोनों सालों में एक समानता है। दोनों ही सालों में हमने आर्थिक संकट देखे और तुलनात्मक रूप से हम एक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि क्या जब कोई संकट आता है तो वो सुधारों को भी आमंत्रित कर सकता है। और सबसे अंत में देखेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और इनके उत्तरों को लिखने के तरीके को। पूरी क्लास का लाभ उठाने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और शुरू करते हैं लद्दाख से सबक के माध्यम से। स्टूडेंट्स, इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में इसे हम जोड़ सकते हैं। इवेलुएट द लद्दाख क्राइसिस, कीप चाइना एट बे। लगभग एक साल बाद भी पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में विशेष रूप से तनाव अभी भी बना हुआ है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, खूनी संघर्ष भी हमने गलवान में देखा। अब ऐसे में चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संबंध में नई दिल्ली के लिए क्या महत्वपूर्ण सबक हो सकते हैं, उनको हमें देखना चाहिए। सबसे पहले आप लोग इस मानचित्र के माध्यम से एक रिकैप ले लीजिए पूरे घटनाक्रम का। यहां पर आप देख सकते हैं दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, फिर यहाँ पर ये देपसोंग का इलाका है, ये गलवान का क्षेत्र है। ये सारे के सारे हॉट स्पॉट्स रहे जब हमारा चीन के साथ में संघर्ष यहाँ पर बढ़ा पिछले साल से। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप इस मानचित्र के माध्यम से और आसानी से समझ सकते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, इसको हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला है यहाँ पर पश्चिमी सेक्टर, दैट इज वेस्टर्न सेक्टर, फिर है मिडिल सेक्टर या मध्य का क्षेत्र, और फिर है ईस्टर्न सेक्टर, पूरब का क्षेत्र। स्टूडेंट्स, आप यहां देख सकते हैं कि जो पश्चिम का क्षेत्र है, यहां पर विशेष रूप से जो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वो है, जो कि चीन की तरफ के शिनजियांग क्षेत्र के साथ में सीमा को साझा करता है। मध्य क्षेत्र की हम बात करते हैं तो वहां पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह के क्षेत्र आते हैं। कंपैरेटिवली जो मिडिल सेक्टर है वो एक हद तक पीसफुल है, यहां पर हमें बहुत तनाव देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद ईस्टर्न सेक्टर में आते हैं तो यहां पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं और मुख्य रूप से यहां पर मैकमोहन लाइन का जो क्षेत्र है, जिसे चीन स्वीकार नहीं करता है। चीन का यह कहना है कि मैकमोहन लाइन का निर्धारण जब किया गया था उस समय चीन पर औपनिवेशिक शक्तियों का शासन था। तिब्बत के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन की सरकार के साथ में मिलकर के इस समझौते को किया था, तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। 1962 में यहां पर हमें तनाव की स्थितियां देखने को मिली थी और 1962 में वैसी ही स्थितियां हमें वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख वाले क्षेत्र में भी देखने को मिली थी, जहां पर अक्साई चीन का क्षेत्र भी स्थित है, जो कि भारत का क्षेत्र है और 1962 में चीन ने अवैध तरीके से इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा ईस्टर्न सेक्टर में ही डोकलाम का भी क्षेत्र है स्टूडेंट्स,
जहां पर भारत और चीन एक लंबे तनाव को देख चुके हैं। डोकलाम को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, भूटान, इंडिया और चीन के बीच का ट्राई जंक्शन का क्षेत्र है, तीनों यहां पर आकर के मिलते हैं। डोकलाम स्टूडेंट्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए क्योंकि यहां से भारत उस रास्ते के संदर्भ में बहुत चिंतित रहता है जो भारत को जोड़ता है पूर्वोत्तर के साथ में। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो क्षेत्र है इसे हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसी को हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर भी कह देते हैं। ये बहुत सकरा सा रास्ता है, आप यहां से देख सकते हैं मानचित्र के माध्यम से भी। अब जो डोकलाम का क्षेत्र है वो इसके काफी पास में स्थित है, तो भारत यहां पर विशेष रूप से चिंतित रहता है कि अगर डोकलाम में चीन की उपस्थिति बढ़ेगी तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो क्षेत्र है वहां पर चीन बेहतर तरीके से निगरानी कर पाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से भारत के लिए मुख्य रूप से जो 3 सबक निकलते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले सबक के रूप में अगर हम बात करें तो चीन के संदर्भ में जो भारत की रणनीति है उस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। यहां पर एक सैन्य सिद्धांत आता है, इनकार पर आधारित सैन्य रणनीति या फिर सजा या प्यूनिटिव स्ट्रेटजी ऑफ डिफेंस। अब इन दोनों में अंतर क्या है? दरअसल स्टूडेंट्स, डिनायल की जो स्ट्रेटजी होती है उसमें हम लोग मुख्य रूप से बॉर्डर के एरिया में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। इसके अलावा सैन्य संख्या पर ध्यान देते हैं, सैनिक साजो सामान को बेहतर बनाते हैं, संचार सुविधाएं, हथियार, यातायात के साधन। तो अगर बॉर्डर के एरिया में किसी सेना का जो बिल्डअप होगा वो मजबूत होगा तो वो सामने वाले पक्ष के ऊपर में वैसे ही दबाव बना सकता है, और यहां पर खूनी संघर्ष या किसी अन्य किस्म के प्यूनिटिव जो स्ट्रेटजीज होती हैं या एक्शन होते हैं, दंडात्मक विधान जिसे हम लोग कह सकते हैं, उनको अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जब एक पक्ष देख रहा होता है कि सामने वाला जो पक्ष है, मान लीजिए हम भारतीय पक्ष की बात करें, वो बहुत मजबूत है और अगर हम उनको कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो वो हमें भी बराबरी पर बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं डिनायल बेस्ड स्ट्रेटजीज, हिंदी में कहते हैं इनकार पर आधारित सैन्य रणनीतियां। स्टूडेंट्स, भारतीय सेना ने पिछले वर्ष अगस्त के महीने में इसी का प्रयोग किया और जो भारतीय हिस्से में कैलाश पर्वत का जो क्षेत्र पड़ता है उस पर भारत ने नियंत्रण स्थापित किया। इससे हुआ ये कि चीन के मूवमेंट के ऊपर में जो भारतीय सेना है उसको निगरानी रखने में सहूलियत प्राप्त हुई। जब हमारे पास डिनायल की एक अच्छी क्षमता आ जाती है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत और चीन के मध्य का, यहां पर आर्मी बिल्डअप में जो रिसोर्सेस हम लोग यूज करते हैं उस पर हम प्रेशर घटा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये बेनिफिट्स हैं डिनायल की स्ट्रेटजी को डेवलप करने के, इनकार की क्षमता को विकसित करने के। दूसरा सबक है स्टूडेंट्स, राजनीतिक प्रयास। चीन का जो रक्षा बजट है वो भारत के रक्षा बजट से कई गुना अधिक है। तो अगर हम ये सोचें कि भौतिक रूप से चीन को नुकसान पहुंचा करके हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये गलत होगा एक हद तक। बनिस्पत इसके राजनीतिक रूप से अगर हम चीन के ऊपर में दबाव डालें तो उससे हमें अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक तो उनका रक्षा बजट अधिक है, ऊपर से जो पश्चिमी थिएटर कमांड है वहां पर 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं चीन के पास। स्टूडेंट्स, भारत ने जब चीन के साथ घटनाक्रम तनाव वाला आगे आया तो राजनीतिक संबंधों का ही जोखिम उठाया था भारत ने, और भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि चीन के साथ में कोई भी बातचीत तभी होगी जब सीमा पर तनाव को घटाने के लिए दोनों पक्ष सहमत होंगे, अन्यथा हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात है कि भारत और चीन के मध्य में जो आर्थिक संबंध है वो काफी घनिष्ठ हैं और इनमें जो लाभ है वो चीन को ही अधिक लाभ है। तो यहां पर भारत को इस चीज का फायदा उठाने का हमेशा बेहतर तरीके से प्रयास करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, एक मुद्दा यहां पर और सामने आएगा कि क्या भारत अकेले चीन पर इतने राजनीतिक दबाव डाल सकता है? तो जवाब है जी नहीं।
भारत को इसके लिए संगठित रूप से प्रयास करने होंगे। अगर हम बात करें क्वाड की, जो कि काफी तेजी से मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये संस्था जिसके अंदर में भारत भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, ये मिल करके चीन पर एक दबाव डाल सकते हैं कि अगर आप मनमानी करेंगे इस क्षेत्र के अंदर में तो वो हम आपको करने नहीं देंगे। मतलब आप यहां समझने की कोशिश ये करिए कि चीन को एक ये भी संदेश देना होगा कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई सैन्य गठबंधन नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर तुम वैश्विक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करोगे, मनमानी करोगे, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन का उभार हो उससे समस्या नहीं है, लेकिन चीन का उभार अन्य राष्ट्रों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ऐसे संदेश दे करके चीन को आक्रामक होने से भी रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत सार्क को भी मजबूत कर सकता है। तो जो क्षेत्रीय राष्ट्र हैं भारत के पड़ोस में, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश है, नेपाल का क्षेत्र है, भूटान का क्षेत्र है, पाकिस्तान है, एक हद तक इनको एक मंच पर लाया जा सकता है। जो मतभेद हैं उन मतभेदों को दूर करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, ताकि भारत के पड़ोस में जो चीन लगातार अपनी उपस्थिति को मजबूत करता जा रहा है उसे नियंत्रित किया जा सके। तीसरे सबक की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर की बात आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, भविष्य जो है भारत की राजनीति का, विदेश नीति का, वो हिंद महासागर के इर्द गिर्द ही रहने वाला है, क्योंकि दीर्घकालिक जो हित हैं वो हमारे यहीं पर निहित हैं। चाहे वो संसाधनों की खोज के संदर्भ में हो, चाहे वो वैश्विक व्यापार की तुलना में हो। निश्चित रूप से हिमालय की तुलना में ये वाला जो क्षेत्र है वो अधिक अनिश्चित है। डीप सी के अंदर में हम कहां तक चीजों को मैनेज करेंगे, इतनी बड़ी तटरेखा है हमारी, तो उसको भी मैनेज करने के लिए हमें बड़े प्रयास करने होंगे। अब अगर भारत यहां पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत करेगा, अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो हो सकता है कि चीन हिमालय के क्षेत्र में हमारे ऊपर दबाव को बढ़ाए, दैट इज एलएसी पर हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। और उसका सामना हमें कैसे करना होगा? डिनायल की स्ट्रेटजी को हमें और मजबूत करना होगा एलएसी पर। इस तरीके से हम हिंद महासागर के अंदर में मजबूती हासिल कर सकते हैं और एलएसी को भी मैनेज कर सकते हैं। डिनायल की स्ट्रेटजी की बात स्टूडेंट्स मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत प्यूनिटिव, दंडात्मक जो उपाय हैं उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ फिर चीन का क्षेत्र हो जाता है। ऐसे में दोनों मोर्चों पर किसी भी देश को उलझना नहीं चाहिए, कभी भी इसे व्यावहारिक नहीं माना जाता है। तो फिर तरीका क्या होता है? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर पर इतना मजबूत कर लिया जाए कि सामने वाली फौज, सामने वाला देश आपके ऊपर हमला करने के बारे में सोच ही ना सके। और इस तरीके से हम हिंद महासागर में भी अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे और हिमालय के क्षेत्र में भी। लद्दाख में हमें रणनीतिक कमजोरियों के कारण पिछले वर्ष कुछ नुकसान उठाने पड़े। चीनी सैनिक अभी भी आक्रामक रूप से वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हिंद महासागर का भी हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में भारतीय नेतृत्व को ईमानदारी पूर्वक, दूरदर्शिता के साथ इस विषय को संबोधित करना होगा। और सबसे पहला इसमें कदम क्या होगा? चुनौतियों को स्वीकार किया जाए और फिर उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। भारत को सैन्य आधुनिकीकरण पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने होंगे, थल सेना के, नौसेना के। केंद्र सरकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रणनीतिक रूप से कठोर निर्णय करने होंगे, तभी भारत चीन की नीतियों का जवाब दे पाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 1 और 13 से GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, इसको भी हम जोड़ेंगे। 26 किल्ड एज इजराइल टारगेट्स गाजा विद एयर स्ट्राइक्स। और अगला है व्हाट्स हैपनिंग इन जेरूसलम। तो यहां पर गाजा का जो क्षेत्र है, जो कि हमास नाम के एक अतिवादी संगठन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, फिलिस्तीनी अरब मूल के लोग यहां पर रहते हैं। और इजराइल का जो क्षेत्र है, यहां पर तनाव तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आइए पूरे घटनाक्रम पर जरा निगाह डालते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, यहां पर यरूशलम दिवस मनाने की तैयारियां चल रही थी
और हर साल यहाँ पर जो इजरायली लोग हैं वो 1967 में जब इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया था तो उसकी याद में इसे वो सेलिब्रेट करते हैं। जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो इसे जानबूझकर उकसाने वाली हरकत मानते हैं। और यहाँ पर एक क्षेत्र है अल अक्सा मस्जिद का क्षेत्र, यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह धार्मिक रूप से बहुत संवेदनशील विषय हो जाता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर में अल अक्सा मस्जिद को बहुत पवित्र स्थल के रूप में देखा जाता है, और यहूदी धर्म की हम बात करें तो वहां टेम्पल माउंट की बहुत पुरानी धार्मिक मान्यता है। अब चूंकि ये हालिया घटनाएं इस परिसर के आसपास में घटी हैं, तो यहाँ पर अरब क्षेत्र के कई सारे देश हैं वो इजराइल के खिलाफ लामबंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आइए जरा मैप के माध्यम से इस पूरे चीज को देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्षेत्र है स्टूडेंट्स यहाँ पर गाजा का, जिसे हमास के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पड़ोस में पूरा इजराइल का क्षेत्र है। इसके अलावा जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है यहाँ पर भी फिलिस्तीनी बस्तियां हैं। मैं इसके नाम के बारे में आपको बता दूं, इसका नाम वेस्ट बैंक क्यों है। दरअसल यहाँ पर जॉर्डन नदी बहती है और जॉर्डन नदी के पश्चिम की तरफ का यह क्षेत्र है, इसीलिए इसे वेस्ट बैंक कहते हैं। यहाँ पर फिलिस्तीनी बस्तियां जो हैं वो इजराइल के बहुत करीब में है, लगभग इजराइल के क्षेत्र से घिरी हुई हैं ये। स्टूडेंट्स, यहूदी लोग जो हैं वो पुराने यरूशलेम में वेस्टर्न वॉल, जो कि यहूदी धर्म के अंदर में धार्मिक मान्यता वाला स्थल है, वहां तक वो मार्च करते हैं यरूशलेम डे को सेलिब्रेट करते हुए। 1967 में 6 डेज वॉर हुआ था अरब देशों और इजराइल के मध्य में, और इसी समय इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया था। और इजराइल इस पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता है। यहाँ पर एक स्थल है यरूशलेम में, शेख जर्राह विवाद। आइए जरा इसको देख लेते हैं, शेख जर्राह में क्या स्थितियां हैं। आप मानचित्र पर देख सकते हैं, ये यरूशलेम का क्षेत्र है और ये शेख जर्राह का क्षेत्र है। जब 1948 में इजराइल के निर्माण की बात सामने आई, हालांकि इसके प्रयास बहुत समय से चल रहे थे कि यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा इजराइल के नाम से। जिस जगह पर इजराइल को बनाने की बात उठ रही थी वहां पर अरब मूल के मुस्लिम लोग यहां पर रहते थे, जिन्हें अभी हम लोग फिलिस्तीनी कह देते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे ये अरब क्षेत्र के लोग हैं, मुख्य रूप से इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं ये लोग। और इजराइल की हम बात करेंगे तो यहूदी धर्म को वो फॉलो करते हैं। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक आपको धार्मिक एंगल भी देखने को मिलेगा, तो वो पता होनी चाहिए चीजें। जब यहां पर इजराइल के निर्माण को आगे बढ़ाया गया तो जो पहले से लोग यहाँ मौजूद थे, खाली तो था नहीं क्षेत्र, उन फिलिस्तीनी लोगों को यहाँ से हटाया गया। और फिलिस्तीनी लोग इसी घटना को अल नकबा कहते हैं या तबाही के रूप में याद करते हैं। 1956 में जॉर्डन और यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने शेख जर्राह का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो फिलिस्तीनी मूल के लोग रह गए थे, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, उनके लिए घरों का निर्माण किया ताकि वो यहाँ ठीक से रह सकें एटलीस्ट। लेकिन 1967 में जब 6 डे वॉर हो गया अरब देशों और इजराइल के बीच, तो इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के अंदर स्थित शेख जर्राह वाले क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब 1970 से इजराइल की कई सारी सरकारी संस्थाओं और अन्य यहूदी लोगों के द्वारा इन फिलिस्तीनी लोगों पे ऊपर में दबाव डाला जाना शुरू कर दिया गया। इन लोगों को यह कहा जाने लगा कि जिस जगह पर तुम्हारे घर हैं यह सरकारी संस्थाओं की है, या ये कहा गया कि इस जमीन को अन्य यहूदी लोग पहले से ही खरीद चुके हैं। जब इजराइल को बनाने की बात कही जा रही थी, मामला अदालत में पहुंचा, फिलिस्तीनी लोगों को यहां से घर खाली करने के लिए कहा गया। फिर यह मामला इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 10 मई को इस संबंध में निर्णय दिया जाना था। हालांकि सरकार के कहने पर इस निर्णय को अभी रोक दिया गया था। तो यह भी एक विषय है यहाँ पर तनाव का, जो हालिया हम संदर्भों में देख रहे हैं। यरूशलेम इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के केंद्र में रहा है। तो आइए जरा विशेष रूप से इस क्षेत्र पर निगाह डाल लेते हैं
और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं साझा करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1947 में जब यरूशलेम और इजराइल वगैरह की सब बातें सामने आई तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मूल योजना बनाई थी विभाजन की, उसमें यरूशलेम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसका दुनिया के कई सारे प्रमुख धर्मों के साथ में एक संबंध है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो यहूदी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो। लेकिन 1948 में जब अरब इजराइल युद्ध हो गया तो इजरायलियों ने इस शहर के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया और 1967 में जो पूर्वी हिस्सा था उस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया, जॉर्डन से इसको छीन लिया। अब इसी पूर्वी हिस्से के अंदर में ओल्ड सिटी भी शामिल है। अल अक्सा मस्जिद जिसे इस्लाम धर्म के अंदर में तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं, और द डोम ऑफ द रॉक, ये हरम और शरीफ जिसे दैवीय बागान के रूप में भी जाना जाता है, उसके अंदर में स्थित है। टेम्पल माउंट के इसी एक हिस्से को यहूदी वेलिंग वॉल या पश्चिमी दीवार भी कहते हैं, और कहा जाता है कि दुनिया भर में यहूदियों के दूसरे मंदिर का ये एक अवशेष है। तो ये सब धार्मिक महत्व है यहाँ पर, जो कि अलग अलग धर्मों के लोगों को इसके साथ में जोड़ देते हैं। आप मानचित्र से अगर देखिए, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये ईस्ट यरूशलेम का हिस्सा हो गया, पूर्वी यरूशलेम का पार्ट जो कि अभी इजराइल के कंट्रोल में है, और ये ईस्ट यरूशलेम के अंदर में स्थित ओल्ड सिटी का क्षेत्र हो गया। और इस ओल्ड सिटी का मैप आप यहां पर देख सकते हैं। ये अब इसी में आप देखिए, एक हिस्सा मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, क्रिश्चियन समुदाय भी यहाँ पर है, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर जिसका बहुत महत्व है ईसाई समुदाय के अंदर में, वो भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहूदियों का क्षेत्र भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है विशेष रूप से यहाँ पर, इसे हरम अल शरीफ या यहूदी समुदाय के हिसाब से बोले तो टेम्पल माउंट कहते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं अल अक्सा मस्जिद का क्षेत्र है, जो कि बहुत पवित्र स्थल है इस्लाम धर्म के अंदर में, और इसी के करीब में आप देख सकते हैं वेस्टर्न वॉल का हिस्सा और डोम ऑफ द रॉक का हिस्सा। तो यहां से इस मानचित्र के माध्यम से आपको ये पूरा घटनाक्रम समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से अगला समाचार पेज संख्या 6 से है, इसको हम GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में ही जोड़ेंगे, और समाचार है लूजिंग ट्रस्ट। शुरू करते हैं इसको। नेपाल में राजनीतिक संकट कम होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। PM ओली को बड़ा झटका लगा है, संसद में वो विश्वास मत नहीं जीत पाए। हालांकि जो सत्तारूढ़ दल है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया था। अब व्हिप क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भारत में भी देखने को मिलता है। इसमें होता यह है कि कोई पार्टी अपने सभी मेंबर्स को कंपलसरी रूप से यह कहती है कि XYZ दिन पर आपको संसद में उपस्थित होना ही है। जो भी सांसद व्हिप का इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो व्हिप एक किस्म का अनुशासनात्मक आदेश होता है जिसे दल विशेष अपने सदस्यों के संदर्भ में जारी करते हैं संसद के अंदर में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए। भारत में भी होता है, जब कोई सेंसिटिव मैटर आता है तो वहां पर अलग अलग पार्टीज अपने मेंबर्स के लिए व्हिप जारी करती हैं कि इस दिन आपको संसद में उपस्थित रहना ही होगा। विपक्ष की बात करें, पुष्प कमल दहल जिन्हें प्रचंड भी कहते हैं, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनकी, वो भी इस स्थिति में नहीं है कि सत्ता में आ सके, विश्वास मत को प्राप्त कर सके। अब यहां पर हमें विशेष रूप से समझना है नेपाल, चीन और इंडिया के त्रिकोण को। अगर नेपाल के अंदर में राजनीतिक स्थिरता नहीं आती है तो ये एक चैलेंज हो जाएगा इंडिया के लिए, और हो सकता है कि नेपाल की इस अस्थिरता का लाभ चीन उठाने का प्रयास करे। नेपाल चीन संबंधों की अगर हम बात करें, चीन लगातार नेपाल के अंदर में अपना निवेश बढ़ा रहा है। नेपाल AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, संस्थापक सदस्य है। इसके अलावा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के अंदर में नेपाल ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है, पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है। चीन जो है
वो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स के रूप में उभर करके आया है फॉरेन टूरिज्म के अंदर में। चीन के बहुत संख्या में लोग नेपाल आते हैं पर्यटन के लिए, तो यह भी नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए एक लाभ है। इसके अलावा नेपाल के अंदर में चीन लगातार अपने निवेश को बढ़ाता जा रहा है, द्विपक्षीय व्यापार दोनों के बीच बढ़ता जा रहा है। अगर हम कुछ विशेष परियोजनाओं की बात करें तो त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि चीन विकसित कर रहा है नेपाल के अंदर में। खाद्य पदार्थों के संदर्भ में भी चीन लगातार नेपाल के जो उत्तरी जिले हैं वहां पर सहयोग कर रहा है। काठमांडू रिंग रोड को बनाने में भी चीन सपोर्ट कर रहा है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने में भी चीन मदद कर रहा है। इसके अलावा तोतापानी का जो क्षेत्र है वहां पर पावर स्टेशन के संदर्भ में भी चीन लगातार नेपाल की मदद कर रहा है। तो यह सारा इन्वेस्टमेंट है नेपाल के अंदर में चीन का। अब हम यहां पर देखते हैं भारतीय पक्ष को। तो भारत और नेपाल दुनिया के दो प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक इतिहास को साझा करते हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आजीविका दैट इज रोटी और विवाह और पारिवारिक संबंध दैट इज बेटी रोटी बेटी का रिश्ता साझा करते हैं। तो ये एक मजबूत नींव है दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के संदर्भ में। इसके अलावा नेपाल चूंकि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध देश है, तो समुद्री व्यापार के लिए भारत उसकी मदद करता है और कोलकाता बंदरगाह की सेवाएं प्राप्त करता है नेपाल। भारत और नेपाल सूर्य किरण के नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के रक्सौल और काठमांडू को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए भी दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निश्चित रूप से भारत को इस बात को समझना होगा कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ में बेहतर संबंध रखने होंगे, क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। हाँ, राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं, कभी भारत के अंदर में, कभी हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहां पर, लेकिन एक संतुलित विदेश नीति विकास के दरवाजे सबके लिए खोलेगी। हमें अपनी विदेश नीति की नेपाल के संदर्भ में समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि हालिया संदर्भों में हमने देखा है कि नेपाल एक हद तक भारत से दूर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमें इन कारणों को समझना होगा। नेपाल के प्रति जो हमारी नीति है वो हमें दूरदर्शी बनाने की आवश्यकता होगी। नेपाल में जिस प्रकार से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और जिस प्रकार से चीन नेपाल में अपनी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो भारत को अपनी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ हानि को समझना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल इस समय एक आजाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीन के निवेश के सामने निश्चित रूप से हमारा निवेश थोड़ा सा यहाँ पर कम दिखाई पड़ रहा है और भारत को कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होगा। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 7 से GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम जोड़ेंगे। नॉट ऑल क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफॉर्म्स। सभी संकट सुधारों के अवसर नहीं है। सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रवासी मजदूरों की एक भीड़ जो कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ फिर से चल पड़ी है। भारत में दूसरी लहर के संदर्भ में जो लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह संकट सुधारों के लिए एक घंटी है जिसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि 1991 में 30 साल पहले 2021 से हमने आर्थिक सुधारों को अपनाया था। तो लेखक यहां पर कहते हैं 1991 और 2021 में एक चीज समान है, वो है आर्थिक संकट। वो तब भी था और वो आज भी है। लेकिन क्या आर्थिक सुधारों के लिए या किसी अन्य प्रकार के सुधारों के लिए संकट का आना आवश्यक है? बिना संकट के क्या सुधार नहीं किए जा सकते? दूसरी चीज कि 2021 के आर्थिक संकट को क्या महज सुधारों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है? ये दो प्रश्न आप लोग याद रखिएगा इस पूरी चर्चा में, यही इसकी जान है। संकट जब आता है तो जो वर्तमान व्यवस्था होती है उसमें अस्थिरता और संशय पैदा होता है, उसमें बदलाव होते हैं। और संकट के समय तीन चीजें मुख्य रूप से सुधारों का आधार तैयार करती हैं। पहला, सामूहिक संबंधों में बदलाव। नए नियम आते हैं संकट से निपटने के लिए और जो पुराने नियम होते हैं उनकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और ऐसे में जो लोग होते हैं वो परिवर्तन के लिए एक हद तक तैयार होना
शुरू हो जाते हैं। अगर हम 2021 और 1991 में अंतरों को देखें तो 1991 में हमारी समस्या आंतरिक थी, केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में समस्या थी। लेकिन 2021 की जो समस्या है वो बाहरी है, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में संशय विद्यमान है। 91 में जो स्थिति थी हमारी, वहां पर हम भारत पर केंद्रित नीति को अपना करके आगे बढ़ सकते थे कि दुनिया की स्थितियों में बहुत बदलाव नहीं होगा, भारत की स्थितियों में बदलाव करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आज हम 2021 में अपने देश की नीतियों में बदलाव कर भी देते हैं। दुनिया के अंदर में जो अन्य देश हैं वो भी अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। अगर हम उनके बदलावों के साथ नहीं चल पाए तो असर यह होगा कि हमारी नीति, हमारे सुधार अपेक्षित परिणाम नहीं ला पाएंगे। और इसके साथ साथ वर्तमान में भारत के सामने कुछ और चुनौतियां भी हैं, जैसे सरकार के राजस्व में बहुत कमी है। भविष्य में सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन खर्चों को नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि सारे आवश्यक खर्चे हैं। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में भी संशय लगातार बना हुआ है। किस देश के अंदर में कोविड-19 महामारी का प्रकोप कब बढ़ जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा भारत में कोविड के कारण गरीबी बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है। स्थानीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां मनरेगा में रोजगार की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जो सरकार के ऊपर में सामाजिक क्षेत्र में व्यय पर दबाव पैदा करेगी। और सरकार इससे बच नहीं सकती है, क्योंकि अगर सामाजिक क्षेत्र में व्यय नहीं होगा तो सामाजिक क्षेत्र में एक प्रकार का असंतोष पैदा होगा जो समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में लेखक कहते हैं, आपदा में अवसर तभी मिल सकता है जब आपदा की सही जानकारी हो। इसके अंदर में जो तीन मुख्य भागीदार हमें दिखाई पड़ते हैं, राजनेता, नीति निर्माता और लागू करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले लोग। जब इनके बीच एक प्रकार का तालमेल होगा, एक प्रकार की दूरदर्शिता होगी, तब ही किसी आपदा को, किसी संकट को अवसर में बदला जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, लद्दाख संकट के बाद चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संबंध में नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण सबक क्या क्या है? 250 शब्द, 15 अंक। उत्तर की संरचना में सबसे पहले लद्दाख संकट का परिचय देंगे, उसके बाद लद्दाख संकट और चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसकी चर्चा करेंगे। हिंद महासागर में दोनों देशों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है और इस क्षेत्र का जो भारत के लिए महत्व है और जो भारत की यहाँ मजबूत स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ थ्योरी ऑफ डिनायल और डॉक्ट्रिन ऑफ डिनायल के महत्व को यहाँ पर समझाएंगे। इसके महत्व को और अधिक उभारने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट के साथ में भी इसको जोड़ देंगे, सजा के सिद्धांत के साथ में आप जोड़ देंगे तो ये और बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। अंत में भारत में जो नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता है उसको बताएंगे और राजनीतिक दबाव किस प्रकार से भारत की मदद कर सकता है इसको भी यहाँ स्पष्ट करेंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, यरूशलेम समस्या क्या है? पश्चिम एशिया में शांति के लिए इसका समाधान क्यों जरूरी है? इसके विभिन्न पक्षों को स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। भूमिका में यरूशलेम समस्या का परिचय देंगे आप लोग। उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष का जो इतिहास है उसे समझाएंगे। 1948 का युद्ध, 1967 का युद्ध और यरूशलेम के एक हिस्से पर कब्जा किया जाना, इन सारे विषयों को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से बताइएगा। इसके अलावा शेख जर्राह समस्या को अगर आप बताएंगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनर को ये एक मैसेज चला जाएगा, जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसके पास अच्छी नॉलेज है, उसने विषय को पढ़ा है ध्यान से। अल अक्सा मस्जिद या टेम्पल माउंट, इसको भी समझा देंगे। और यहाँ जितना अधिक आप मानचित्रों का प्रयोग करेंगे और जो पिछला प्रश्न था वहां पर भी, तो ज्यादा असर पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर में। ये बात अच्छे से आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप उत्तर लिखें तो इस बात की कोशिश करें कि वहां पर मानचित्र अधिक से अधिक आप कैसे बना सकते हैं। खाली समय में मानचित्र बनाने का अभ्यास जरूर किया करें। और निष्कर्ष में आप धार्मिक रूप से, चूंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है यरूशलेम के अंदर में, तो जो अलग अलग पक्ष हैं वो न्यायपूर्ण समाधान को अपनाएं, उदारता के सिद्धांत को अपनाया जाए और निश्चित रूप से अगर शांति होगी तो विकास के रास्ते भी
खुलेंगे यहाँ पर। आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब इसका लाभ उठा पाएं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।